हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ ये एक सच्ची कहानी है एनी ली की, जिसकी बॉडी उसी की शादी वाले दिन दीवार में चीनी हुई मिली। तो एक कहानी है कैलिफोर्निया में रहने वाली एक 24 साल की लड़की की, जिसका नाम था एनी ली। एनी पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट थी कि अपने स्कूल में वो सेकंड आइंस्टीन के नाम से जानी जाती। आगे चलकर एनी एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी और वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज खोजना चाहती थी, और इसीलिए सेल डेवलपमेंट बायोलॉजी में अपने ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए एनी ने स्कॉलरशिप के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ रिचेस्टर में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था जोनाथन विडोस्की। एनी और जोनाथन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और जल्द ही उन्होंने शादी करने का भी फैसला किया। और उन दोनों की शादी की जो डेट फिक्स हुई थी वो थी 13 सितंबर 2009। तो ग्रेजुएशन के बाद जोनाथन और एनी दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अपना अपना करियर बनाने के लिए दोनों को आगे की पढ़ाई तो करनी ही थी। इसलिए शादी की डेट तो फिक्स हुई, लेकिन एनी और जोनाथन ने आगे की पढ़ाई के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया। जोनाथन का एडमिशन हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और एनी को येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। येल यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी की खुद की एक पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस फोर्स है, और तो और पुलिस के पास पेट्रोलिंग के लिए कार्स हैं। तो अब दिन आता है 7 सितंबर 2009। शादी में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। उस दिन एनी अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो कितनी एक्साइटेड है इस शादी को लेकर। वो रोजाना इंटरनेट पर चेक करती है कि उसके शादी वाले दिन मौसम कैसा रहेगा, लेकिन वो साथ में काफी डरी हुई थी कि उसने ये फैसला काफी जल्दी ले लिया। फिर उसकी दोस्त उसे समझाती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि शादी से पहले थोड़ी बहुत एंजाइटी हर किसी को होती है। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी नॉर्मल बात होती है और फिर एनी फोन कट कर देती है। अब अगले दिन यानी 8 सितंबर 2009 को एनी सुबह सुबह जल्दी उठकर येल यूनिवर्सिटी की तरफ निकलती है। वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने ऑफिस में जाती है और वहां वो 10 बजे तक काम करती है। फिर 10 बजे के बाद एनी अपने ऑफिस की बिल्डिंग को छोड़कर दूसरी बिल्डिंग की ओर जाती है जहां उसकी रिसर्च लैब थी। अब सुबह से रात हो जाती है, रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन एनी अपने घर नहीं पहुंचती। अब एनी के रूममेट्स काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि एनी हमेशा टाइम पर घर पहुंच जाया करती थी। एनी की फ्रेंड जेनिफर बताती है कि अगर मजबूरी में एनी को कभी लेट नाइट बाहर जाना पड़ता था तो वो हमेशा अपने फ्रेंड्स को कॉल करके किसी एक को बुला लिया करती थी। रात के 9 बज चुके थे और एनी का किसी को कुछ पता नहीं था। उसकी रूममेट्स उसको लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन एनी के साइड से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जिसके बाद एनी के फ्रेंड्स एनी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। एनी की मिसिंग कंप्लेंट मिलते ही पुलिस यूनिवर्सिटी पहुंचती है और यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वो एनी के ऑफिस जाते हैं। जब पुलिस वाले एनी के ऑफिस जाते हैं तो उसके ऑफिस में उनको एनी का पर्स, वॉलेट, फोन, घर की चाबियां, कार्ड्स और कुछ पैसे मिलते हैं। ये सारा सामान एनी के ऑफिस में देख पुलिस वालों की चिंताएं बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एनी अपने प्लानिंग से गई होती तो वो अपने कार्ड्स, फोन या फिर पैसे लेकर तो जरूर जाती। इसके बाद पुलिस कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकालती है और फुटेज से उन्हें पता चलता है कि एनी 10 बजे तक अपने ऑफिस में थी। फिर 10:11 पर एनी अपने ऑफिस से निकलकर अपने रिसर्च लैब की तरफ गई, जो कि दूसरी बिल्डिंग के रूम नंबर G13 में थी। जिस वक्त एनी अपने लैब की तरफ जा रही थी उस वक्त उसके हाथ में कुछ बड़ा सा सामान था। जब उसे जूम करके देखा गया तो वो एनी का रिसर्च प्रोजेक्ट था। पुलिस देखती है कि अपने लैब में जाते वक्त एनी बहुत ही नॉर्मल थी और रास्ते में एनी को ना तो किसी ने रोका और ना ही एनी ने किसी से बात की थी। रूम नंबर G13 बेसमेंट में था और अनफॉर्चुनेटली वहां पर सिर्फ एक ही कैमरा था। सीसीटीवी की फुटेज आगे देखने के बाद ये पता चला कि 12:50 पर उस दिन एक फायर अलार्म बजा था, जिसके बाद एनी की लैब वाली बिल्डिंग से सभी लोग बाहर निकल गए थे। एनी की ही लैब में एक लैब टेक्नीशियन काम करता था जिसका नाम था रे, और उसका काम था लैब की साफ सफाई करना। जब पुलिस ने रे से एनी के बारे में पूछा तो उसने पुलिस को बताया कि फायर अलार्म बजने के बाद उसने एनी को बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन फायर अलार्म के टाइम जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी उसमें एनी का कोई अता पता नहीं था। फिर यूनिवर्सिटी कैंपस के लगभग 70 कैमरास को खंगाला गया, लेकिन किसी भी फुटेज में एनी को बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने एनी की इंफॉर्मेशन देने वाले को $10,000 का इनाम देने की घोषणा की। अब 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने हर एक फ्लोर, रूम, कबर्ड सब सर्च करनी शुरू कर दी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा था कि एनी अंदर तो गई है, लेकिन उसकी बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोई फुटेज थी ही नहीं। फिर 3 दिन बाद पुलिस को बेसमेंट की छत पर एक ग्रीन कलर का खून में लथपथ टॉप मिला और सेम ग्रीन कलर का टॉप उसी दिन एनी ने पहना था।
एनी के लैब G13 और उसके बराबर वाला रूम G22 दोनों के आसपास से ब्लड के स्टेन्स मिले और केमिकल की एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हुई। अब पुलिस को क्राइम का अंदाजा हो चुका था और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेन डॉग्स बुलाए गए। उसके बाद बेसमेंट से ही रूम नंबर G22 जो कि एनी के लैब के बिल्कुल बराबर वाला रूम था, वहां से पुलिस को एनी के नेकलेस के मोती मिले। पुलिस की सर्च चल ही रही थी और पूरे बेसमेंट से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। अब दिन था 13 सितंबर 2009। इसी दिन एनी की शादी थी और पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रेन डॉग्स की मदद से उसी दिन बेसमेंट के लैब के लॉकर रूम के पास दीवार में बने एक आउटलेट में एनी की डेड बॉडी टूटी फूटी हालत में उल्टी धंसी हुई मिली। एनी की डेड बॉडी के साथ वहां एक सर्जिकल ग्लव भी मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था रे सी। पुलिस तुरंत रे को अरेस्ट करती है, उसके डीएनए सैंपल्स लेती है और उसके डीएनए सैंपल्स एनी के डेड बॉडी के पास मिले डीएनए सैंपल से मैच हो जाता है। पुलिस को रे पर काफी पहले से शक था क्योंकि वो साफ लैब की बार बार सफाई करे जा रहा था और उसके चेहरे पर कुछ स्क्रैचेस भी थे। जब पुलिस ने रे से उन स्क्रैचेस के बारे में पूछा था तब उसने बताया था कि उसके पास एक पालतू बिल्ली है जिसके साथ खेलते हुए रे के ऊपर उसका पंजा लग गया। इस पूछताछ के बाद ही रे पर पुलिस को शक हो गया था। रे को अरेस्ट करने के बाद उसे इंटेरोगेट किया गया, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान रे ने एनी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इंटेरोगेशन में तो रे ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को रे के खिलाफ लगभग 250 से ज्यादा सबूत मिले। फिर अगले दिन एनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम में यह खुलासा हुआ कि एनी को गला दबाकर मारा गया है और एनी को मारने के बाद उसकी बॉडी को उस छोटी सी जगह में घुसाने के लिए रे ने उसकी बहुत सारी हड्डियां भी तोड़ दी थी। इसके बाद सारे सबूतों के साथ रे को कोर्ट में पेश किया गया और उसे 40 साल की सजा हुई। रे ने एनी को क्यों मारा इसका रीजन इंटेरोगेशन के दौरान भी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन कोर्ट में सिर्फ एक बार ये रीजन मेंशन हुआ था कि रे एनी से शादी करना चाहता था, लेकिन एनी और जॉनथन दोनों 5 दिन बाद शादी करने वाले थे। इसलिए जेलसी के चलते उसने एनी के साथ पहले हाथापाई की और उसके बाद उसको जान से मार दिया। एनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो काफी दर्दनाक था, लेकिन तब भी इस केस से 2 अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। एक तो ये कि एनी के रूममेट्स ने पुलिस को टाइम पर इन्फॉर्म किया और दूसरा ये कि पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट किए इस केस में एक्शन लेनी शुरू करी। तो दोस्तों ये थी कहानी एनी ली मर्डर केस की। आप इस केस के रिगार्डिंग अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।